आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स का टेस्ट जो हुआ था संडे को, उसको डिस्कस करेंगे। उसका पूरा हम लोग 40 क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को। और इस तरह का टेस्ट ये 5 होगा, याद रखिएगा। अकाउंट्स का 5 टेस्ट का सोल्यूशन जाएगा। अगर यूट्यूब पे आप सर्च कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा मिशन 2024 में। मिशन 2024 के नाम पर मिलेगा। 11th कॉमर्स मिशन 2024 के प्लेलिस्ट में मिलेगा। और क्वेश्चन बैंक का एक अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, अकाउंट्स में हम लोग सबसे पहले 40 का 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो बार बार टेस्ट में रिपीट कर रहा है, तो वो इसलिए रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन को ज़्यादातर हम रिपीट कर देते हैं कि आपका ध्यान है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि बस पढ़े और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान उस पर है या नहीं है, उसको जानने के लिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन नया डाल देते हैं जिसमें बच्चा उलझे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैच करने वाला होना चाहिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका आंसर मेरे ख्याल से सब लोग को पता होना चाहिए। पुस्त पालन और लेखांकन की, खाली पुस्त पालन का नहीं बोल रहा है, लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों का पहला बुक कब पब्लिश हुआ था? तो 1494 में हुआ था। कब हुआ था? कौन किया था? लूका पेसियोली किया था। कौन किया था? लूका पेसियोली किया था। यही है फादर ऑफ अकाउंटिंग, PACIOLI। फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलो, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोलो, सब यही है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के भी फादर ये है। पूछा जाता है कि ये कौन सा सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे? तो ये मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे। पूछा जाता है ये कौन से कंट्री से थे? तो इटली से थे। बताया गया था ना, इटली से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन की भाषा है। अगर अकाउंटिंग कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग पढ़ने के लिए उसको क्या सीखना होगा? तो बोलता है कि लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी, यानी मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर किसी को अकाउंटिंग सीखना है, हिसाब किताब सीखना है, तो उसको पैसे का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको मनी का ज्ञान नहीं है, मनी का नॉलेज नहीं है, तो अकाउंटिंग नहीं सीख पाएगा। तो बोला जाता है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज क्या है? मनी, यानी मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। अब बोला अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है, या दोनों है? अकाउंटिंग दोनों है, आर्ट भी और साइंस भी। आर्ट भी और साइंस भी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत अवधारणा नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इसमें से कौन ऐसा है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? तो गोइंग कंसर्न आपको बताया गया था, कंसिस्टेंसी बताया गया था, एक्यूरल बताया गया था, लेकिन कंजर्वेटिव में जो है हमारी, वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। इसको हम लोग, रूढ़िवादिता का मतलब होता है परंपरागत पुरानी अवधारणा, तो ये हमारा एजम्पशन नहीं माना जाएगा, रूढ़िवादिता। एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? विच फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ एडोप्टेड, यहाँ ऑफ नहीं होना चाहिए। विच फॉर्म ऑफ अकाउंट इज एडोप्टेड बाई अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन कौन से फॉर्म ऑफ अकाउंट्स को एडोप्ट करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग को बिजनेसमैन नहीं यूज करता है, टैक्स अकाउंटिंग नहीं यूज करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं यूज करता। सबसे ज्यादा किसको यूज करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। कोई दिक्कत है? बोलता है कि जर्नल में कितने खाने होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5। पहला होता है डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर, तीसरा होता है LF, चौथा होता है डेबिट अमाउंट, और पांचवा होता है क्रेडिट अमाउंट। 5 कॉलम होते हैं इसके। व्यवसायिक दुकान के स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। अगर कोई बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से सामान निकालता है तो डेबिट किस नाम पर करेंगे? तो उसका एंट्री याद कर लो। जब कोई सामान अपने ही प्रयोग के लिए निकालता है अपने ही दुकान से, तो लिखते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो पूछ रहा है डेबिट किस नाम से कर देंगे? ड्रॉइंग के नाम से। अब पूछ देता है क्रेडिट किस नाम से करेंगे? तो परचेज लिख देते हैं। क्रेडिट किस नाम से करेंगे? परचेज। और डेबिट किस नाम से करेंगे? ड्राइंग। याद रहेगा। खाली एंट्री याद करना है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने प्रयोग के लिए बिजनेस से सामान निकालता है तो लिखते हैं ड्राइंग टू परचेज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखते हैं। तो पूछ रहा है किस नाम से डेबिट करेंगे? तो ड्राइंग के नाम से। पूछ देता है इसी क्वेश्चन में किस नाम से क्रेडिट करेंगे? तो परचेज। याद रहेगा।
कैश अकाउंट इज, रोकड़ खाता क्या है? कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? तो कैश रियल अकाउंट है, क्योंकि हमको दिखाई देता है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। आगे क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज, तलपट क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है? तो ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस नाम ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस कोई खाता ही नहीं है। खाता का पहचान क्या है? उसका एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट होता है ना, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस खाता नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है? लिस्ट ऑफ बैलेंस। आगे लिखा है ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है, अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या लेजर है? ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट आपको पढ़ाए होंगे, अगर आप पढ़े हैं तो याद होगा, हम बताए थे कि ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है ये बताइए? लेजर का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकलता है, जब आप लेजर बनाते हैं तो उसका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस निकलता है ना सीडीबीडी करने के बाद। तो जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकलता है लेजर का, उसी को लिखने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये क्यों बनाया जाता है? ये न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को जांचने के लिए, गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए, कि भाई जो रुपया पैसा हम लिखे हैं, हिसाब किताब लिखे हैं बिजनेस में, वो सही है कि कहीं गड़बड़ है। तो गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। टू चेक अर्थमेटिकल न्यूमेरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को चेक करेंगे, भाई हम जो रुपया पैसा लिखे वो कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गलत तो नहीं जोड़ा गया? तो ये बनाया जाता है टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी हिंदी में ये बोल सकते हैं गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है। संपत्ति खाते का शेष हमेशा क्या होता है? एसेट साइड हमेशा कौन सा बैलेंस रखता है? तो एसेट ऑलवेज ऑ डेबिट बैलेंस, हमेशा याद रखना, एसेट ऑलवेज ऑ डेबिट बैलेंस। डेप्रिसिएशन क्या है? तो सब लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन मानते हैं। पिछले एक कभी कभी किसी क्लास में हमने एक्सपेंसेस बता दिया था, आप प्रोविजन ही मानो, ज़्यादा बेटर है। एक्सपेंसेस के पीछे रीजन है उसका, लेकिन प्रोविजन ही मानोगे। लिखा है कि अस्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि क्या होती है? अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको हम लोग ओरिजिनल प्राइस मेथड भी बोलते हैं, उस अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या कांस्टेंट रहेगा? तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन के लिए जो ग्राफ बनता था वो ऐसे बनता था, याद है? डेप्रिसिएशन का ग्राफ ऐसे, हर पहला साल भी उतना ही लगेगा, दूसरा साल, और तीसरा साल, चौथा साल, यानी जितने साल डेप्रिसिएशन लगाना हो, डेप्रिसिएशन की राशि क्या होगी? सेम होगी, समान होगी। कहीं कोई दिक्कत? अब चलते हैं, भूमि का उपयोगी जीवन काल क्या है? बोलता है द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड, जमीन कितने दिन तक चलेगा? जैसे मशीन का लाइफ होता है कि 10 साल चलेगा, गाड़ी का लाइफ होता है, मोबाइल फोन का लाइफ होता है, जमीन का लाइफ कितना दिन तक है? कोई भी बता सकता है, इसमें पढ़ने की जरूरत है? क्या लगता है, जमीन 2-4-10 साल के बाद खत्म? भैया अनलिमिटेड है, जमीन तो हमेशा रहेगा ना, इसलिए इसका लाइफ अनलिमिटेड। अब देखो पूछ रहा है कि पुस्त पालन के दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक्स कीपिंग, बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम को कौन इन्वेंट किया था? कौन इन्वेंट किया था? लूका पेसोली। याद रहेगा, यहाँ लूकस लिखा हुआ है लेकिन लूकस नहीं होना चाहिए। ये जैक में लूकस लिख देता है लेकिन लूका है इसका नाम, ठीक है? और जैक में पूछेगा तो लूकस ही मानना पड़ेगा, लेकिन सही याद रखना है क्या है? गूगल में सर्च करके देखोगे लूकस नहीं मिलेगा। चालू व्यवसाय की धारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई का अस्तित्व रहता है या कितने दिन अस्तित्व में? बोलता है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, एक बिजनेस कितने दिनों तक चलना चाहिए। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। तो उसके हिसाब से बिजनेस को क्या चलना चाहिए? अनिश्चित काल तक, परमानेंट, टेम्पोररी, और डिफिनिट काल तक। परमानेंट होना चाहिए। हम ये चाहते हैं अनिश्चित काल तक, हम ये चाहते हैं अनिश्चित काल तक। कोई दिक्कत है? मतलब हम जब तक हम चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा दिनों तक हमारा बिजनेस चलता रहे, ऐसा सोचता है। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, नॉन पर्सनल, रियल, नॉमिनल? बैंक अकाउंट पर्सनल है, क्योंकि बैंक में किसी न किसी व्यक्ति का ना खाता खुलता है, और व्यक्ति का नाम क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसके लिए जर्नल नहीं बनाते हैं?
बोलता है कि जर्नल रोजाना बचा जर्नल लेखा उनके लिए नहीं किया जाता है। नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, कैश डिस्काउंट का जर्नल करते हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल करते हैं। आपको बताया क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट का नो जर्नल बताया गया था ना, उसको हटा के उसका अमाउंट हटा के तब लिखते हैं। कैश डिस्काउंट का जर्नल करते हैं, तो किसका जर्नल नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का। बोलता है जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में कौन सा खाता खोला जाता है, व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्साइल्ड, जब ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होता है। द अकाउंट ओपन एट दिस टाइम, कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है, जब ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड आपस में मैच नहीं करता तो कौन सा खाता खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। कौन सा खाता खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट। सामान्य लाभों से निर्मित संचय को क्या बोलते हैं, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट एज, नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहा है कि कारण जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको कौन सा होता है, स्पेसिफिक रिजर्व बनता है स्पेशल प्रॉफिट से, रिजर्व फंड अलग हो गया, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से, तो जनरल प्रॉफिट से कौन सा रिजर्व बनता है, जनरल रिजर्व। जनरल प्रॉफिट से कौन सा रिजर्व बनता है, जनरल रिजर्व, हमेशा याद रखना है, जनरल प्रॉफिट से जनरल रिजर्व बनता है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल, तो पर्सनल, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, उधार का खाता, तो उधार कोई आदमी है ना होगा, तो आदमी कौन सा होगा, अरे राम का होगा, श्याम का होगा, गणेश, कोई तो आदमी होगा ना जिसका उधार होगा। जानवर का उधार होता है क्या। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट इज अ रियल नॉमिनल पर्सनल, तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। पीएल भी नॉमिनल अकाउंट है। बैलेंस शीट कौन सा अकाउंट है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं, बिल्कुल सही जवाब, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है ना, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, पीएल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। अब चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोलता है कि सकल लाभ ज्ञात करें, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आपको। यदि विक्रय पर सकल लाभ की दर 20% है तो वस्तु की लागत 1,20,000 है, यानी सामान का लागत दिया है सर 1,20,000 पर लागत, देखते हैं कितना बढ़िया धंधा वाला तू लोग है। 1,20,000 रुपये का सामान है और ये जो बिजनेसमैन वो सपना देख रहा है कि 20% कमाएंगे, लेकिन 20% इसका नहीं, सेल पर, मतलब जितने में बेचेंगे उसका 20%। तो बताओ इसका प्रॉफिट कितना कमाएगा, ये पूछ रहा है प्रॉफिट कितना आएगा, इस पर नहीं, इस पर निकालना होता तो दिनांक से निकाल देगा। 1,20,000 इंटू 20/100, 24,000 कमाएगा। हाँ या नहीं, बहुत लोग मार भी दिया होगा, 24,000 है ऑप्शन में। कुछ लोग होगा सेल उसको नहीं दिखा, बस उसको दिखा कि बस 1,20,000 का सामान है 20%, 1,20,000 इंटू 20/100 मार दिया 24,000। 24,000 नहीं है भाई, इस पर कमाइए नहीं रहा है, कॉस्ट है, कमा रहा है किस पर, सेल पर। देखो यहाँ लिखा है खुद, यहाँ देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन, जितना में बेचेंगे उसका 20% कमाएंगे। अब वो तो हमको नहीं मालूम कितना में बेचेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला बताए थे आपको, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर बताए थे, जब कॉस्ट दिया रहेगा तो लिखेंगे कॉस्ट इनटू रेट बाई 100 माइनस रेट, बताए थे। और एक बात याद रखना, कॉस्ट रहेगा तो माइनस करेंगे और सेल्स यहाँ रहता है क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि लागत में प्रॉफिट घटा रहता है ना, इसलिए माइनस कर देते हैं। अब बताओ कॉस्ट कितना है, 1,20,000 इंटू यहाँ रेट कितना होगा 20, और 100 में 20 जाएगा तो कितना होगा 80, तो 20 चौके 80 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब 30,000 कमाएंगे, तो 30,000 वाला ऑप्शन ना सही होगा। कहीं कोई दिक्कत, लिख लीजिए इसको, इसमें तो टिक नहीं मारना, इसको लिखना है। इसको जल्दी से लिख लीजिए, इसको बनाना है।
हो गया? चलिए आगे चलते हैं। बन गया? क्रय किए गए माल पर ढुलाई और भाड़ा का को कहाँ दिखाया जाता है? अगर कोई हम माल खरीदते थे तो उसमें ढुलाई का खर्चा कहाँ पे दिखाते थे? परचेज में। ध्यान दीजिएगा, अभी हम सामान खरीद रहे हैं, क्या लिखा है इंग्लिश में पढ़िए, कैरेज और एंड फ्राइट ऑन गुड्स परचेज इज सोन इन। जब हम माल खरीदते हैं ना तो खरीदने का सारा खर्चा ट्रेडिंग में जाता है, अब बेचने का सारा खर्चा पीएल में जाता है। याद रखना आपको फिर से, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो खरीदते क्या क्या लगता होगा जी? अगर हम दिल्ली से खरीदें तो दिल्ली से यहाँ लाने का भाड़ा लगा होगा कि नहीं? तो लाने का भाड़ा, कूली का खर्चा, रखने का खर्चा, सब का सब ट्रेडिंग में जाएगा। और जब सामान मेरा बिक जाता है उसके बाद का जितना खर्चा है सब कहाँ जाएगा? पीएल में। याद रहेगा? तो बताओ कौन सा खाता में जाएगा यहाँ पे? अभी तो बता दिए, माल खरीदने से संबंधित सारा खर्चा कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? कौन सा अकाउंट में जाएगा? ट्रेडिंग। आगे लिखा है वित्तीय विवरणों अंतिम खातों का उद्देश्य क्या ज्ञात करना होता है? द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट इज टू असरटेन। फाइनल अकाउंट के अंदर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? प्रॉफिट ज्ञात करना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना चाहते हैं, कैपिटल ज्ञात करना चाहते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ज्ञात करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि फाइनल अकाउंट में तीन चीज ना आता है, ट्रेडिंग आता है, पीएल आता है और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और पीएल का तो ये ठीक है, ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए, लेकिन बैलेंस शीट किसके लिए बनाते हैं? तो बैलेंस शीट तो वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए ना बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट को जानने के लिए। इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन लिख देना है। तो ये हो गया, ये दोनों जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है वो ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं, और बैलेंस शीट किसके लिए बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। इसका मतलब है कि फाइनल अकाउंट के अंदर तीन खाते होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, और तीनों की जान किसको जानने के लिए तीनों बनाते हैं? तो आपको बताए थे कि ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए, और बैलेंस शीट बनाते हैं किसको जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। कहीं कोई दिक्कत है? फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट क्या है? एक अकाउंट है, स्टेटमेंट है, क्या है? तो फाइनल अकाउंट अकाउंट नहीं है, लेजर है, स्टेटमेंट है, या अकाउंट एंड स्टेटमेंट है? तो दोनों है, अकाउंट एंड स्टेटमेंट, क्योंकि अकाउंट में आता है ट्रेडिंग और पीएल, और इसमें आता है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट। तो तीनों दोनों है, ये अकाउंट भी है, अकाउंट के अंदर दो खाता बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, और स्टेटमेंट भी है जिसके अंदर एक चीज बनता है जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, है ना? आर्थिक चिट्ठे में पूर्वदत्त किराए को दिखाया जाता है। बोलता है बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट को, प्रीपेड रेंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहाँ पे प्रीपेड रेंट को दिखाया जाता है? तो बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट को हम किसके अंदर दिखाते हैं? करंट एसेट। प्रीपेड रेंट हमारा कौन सा एसेट है? करंट एसेट। करंट एसेट कौन होता है? ऐसा एसेट जिसको एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसी संपत्ति जिसको एक वर्ष के अंदर हम रोकड़ में बदल लेते हैं, कैश में बदल लेते हैं, वैसी संपत्ति को कौन सा एसेट बोलते हैं? करंट एसेट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, CURR होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? करंट का स्पेलिंग CURRENT होना चाहिए, करंट। एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाते में नहीं दिखा जाता है? इसमें से कौन सा आइटम है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। आप बैड डेट को प्रॉफिट लॉस में दिखाते हो, कहाँ दिखाते हो? इसको पीएल के डेबिट में दिखाते हैं, याद आ रहा है? इंटरेस्ट को कहाँ दिखाते हैं? पीएल के डेबिट में। अगर इंटरेस्ट रिसीव रहेगा तो पीएल के क्रेडिट में। एक्रूड इनकम को कहाँ दिखाते हैं? ये भी पीएल के डेबिट में जाता है, लेकिन कभी भी आप ड्राइंग को ट्रेडिंग और पीएल में नहीं दिखाए होंगे। ड्राइंग ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? ये बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में माइनस होता था। ये बैलेंस शीट में क्या होता है? कैपिटल में माइनस, क्योंकि ड्राइंग करेंगे तो सीधा आपका पूंजी ना घट जाएगा, इसलिए इसको ट्रेडिंग और पीएल में नहीं दिखाते। तो पूछता है कि कौन सा ऐसा आइटम है जिसको ट्रेडिंग और पीएल में नहीं दिखाया जाता है? तो कौन सा आइटम है? ड्राइंग एक ऐसा आइटम है जिसको ट्रेडिंग और पीएल में नहीं दिखाया जाता। क्या बिल्डिंग को ट्रेडिंग और पीएल में दिखाया जाता है? दिखाया जाता है? यस सर कोई बोल देता है। बिल्डिंग को ट्रेडिंग और पीएल में दिखाया जाता है? नहीं। जितने बैलेंस शीट में आने वाला आइटम है, जो बैलेंस शीट में जाता है, एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल, उसको कभी बैलेंस शीट में ट्रेडिंग और पीएल में नहीं दिखाया जाता। याद रखना, कुछ आइटम को छोड़ के। सबका अपना अपना जगह है ना। चलिए अब लोग यहाँ पे अब चलते हैं। तलपट में आदत मजदूरी को दिखाया गया है, इसे दिखाते हैं। अगर ट्रायल बोलते आउटस्टैंडिंग वेजेज इज सोन इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज सोन इन, मतलब समझ में आया? ट्रायल बैलेंस बना के आपके पास दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेज दिया है। ट्रायल के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल के बाहर वाले को एडजस्टमेंट बोलते थे। तो ट्रायल के अगर अंदर ही
आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेज दे दिया है, तो उसको आप कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग में दिखाएंगे, पीएल में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, या ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में दोनों जगह दिखाएंगे? ट्रायल के अंदर आपके पास आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, तो कहाँ पे दिखाएंगे आप? ट्रेडिंग में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, या दोनों में दिखाएंगे? तो याद रखना है कि जब ट्रायल के अंदर रहेगा तो कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। लेकिन ट्रायल के बाहर अगर बोल देता, तब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता और बोल देता है कि इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, है ना, लिख देता आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया गया है। तो ट्रायल बैलेंस के अगर बाहर आउटस्टैंडिंग वेजेज दिखता तब ये आंसर सही होता। तब हम ट्रेडिंग में क्या करते थे? आउटस्टैंडिंग वेजेज को, याद कीजिए, वेजेज में जोड़ते थे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते थे। याद है एडजस्टमेंट? अगर बोल देता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेज ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, तब क्या करेंगे? तो ट्रेडिंग में जोड़ेंगे वेजेज में और बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में। कोई दिक्कत है? बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में। लेखांकन प्रतिवेदन में कौन से गुण होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स? अकाउंटिंग रिपोर्ट में इसमें कौन सा गुण होना चाहिए? रिलीवेंस होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज सारे गुण होने चाहिए। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, इसलिए इसके सारे गुण होने चाहिए। निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना प्रणाली का कौन सा उद्देश्य है? बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, AIS बोलते हम लोग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? प्रचार करना, कर्मचारी भर्ती करना, स्टॉक कंट्रोल करना, या मार्केट कंट्रोल करना, स्टॉक कंट्रोल करना? AIS का फुल मेन पर्पस क्या है? स्टॉक को कंट्रोल करना, स्टॉक नियंत्रण करना। संपत्ति देखो, अब यहाँ लिखा है ऐसी संपत्ति जिसे अल्प अवधि में, कम समय में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम इज कॉल्ड। बहुत कम समय में जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको तरल बोलते हैं, तरल संपत्ति। कौन कौन लिक्विड एसेट है बताओ? कैश, बैंक, चेक, और बताइए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे लिक्विड एसेट है। अब अगला क्वेश्चन कल होके पूछ देगा कि चेक कौन सा एसेट है? चेक कौन सा एसेट है? लिक्विड एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा एसेट है? लिक्विड एसेट है। तो पूरा कंप्लीट जानकारी रखना होगा ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बात समझ गए? और पहले हम लोग कंप्लीट जानकारी देते थे, एक क्वेश्चन के पीछे 5-5, 7-7 क्वेश्चन, तो हम लोगों का वीडियो लंबा हो जाता था। अब बच्चा बोलता है सर शॉर्ट में दे दीजिए, तो लो भाई शॉर्ट में दे दिए, 20 मिनट के वीडियो में सारा क्वेश्चन। मैराथन बोलता है एकदम स्पीड में, एकदम सॉलिड चीज़ पढ़ाइए, वही पढ़ाइए जो भीड़ जाए। अब ये तो हमको नहीं मालूम कि क्या भीड़ जाएगा तुम्हारा। भिड़ा देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो भिड़ाना नहीं है, सिखाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेंजिबल एसेट? इनमें से कौन मूर्त संपत्ति नहीं है? कौन टेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको देखा जा सकता है। तो इसमें कौन है जिसको नहीं देखा जा सकता? पूछ रहा है कौन संपत्ति जिसको देखा नहीं जा सकता? तो इसको देख सकते हो, मोटर कार को, स्टॉक देख सकते हो, बिल्डिंग दिखाई देता है, इसका मतलब गुडविल, नाम, किसी का नाम नहीं दिखाई देता, कौन कितना फेमस है ये दिखाई नहीं देता, ये फील किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट तब होता है जब हम सामान बेचते हैं या खरीदते हैं। देखिए, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट नहीं, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स जी। जब हम माल बेच रहे होते हैं तब जो डिस्काउंट मिलता है या दिया जाता है उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जब हम माल को क्या कर रहे होते हैं? बेच रहे होते हैं। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब उसका पैसा मिल रहा होता है। अब यहाँ देखो, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं, बेचने पर नहीं मिलता है। मेकिंग पेमेंट, जब हम उसका पेमेंट करेंगे तब जो हमको डिस्काउंट मिलेगा उसको हम कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब अलाउ होगा जब हम या तो पैसा रिसीव करेंगे या तो पैसा पेमेंट करेंगे। तो बोलता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, उस समय में मिलता है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? वर्किंग कैपिटल अगर आपको निकालना हो तो करेंट एसेट में करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो पहला वाला देखो ठीक है, करेंट एसेट माइनस करेंट एसेट में करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो कौन सा कैपिटल निकल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बराबर होगा चालू संपत्ति, यानी हिंदी में बोलते हैं कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। अगर इसका परिभाषा पूछ देगा तो क्या करोगे? देखो परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है इसका।
पूछ देगा व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल मीन्स याद रखना वर्किंग कैपिटल क्या है, बोलता है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच में जितना डिफरेंस होगा वही डिफरेंस ना वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। या आप बोल सकते हो एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी, जितना करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से ज़्यादा होगा उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जितना करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से ज़्यादा होगा उसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? अब बोले एक ग्राहक को दी गई नगद छूट निम्नलिखित खाते में क्रेडिट करनी चाहिए। बताइए एक कस्टमर को अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो किस खाते में क्रेडिट करेंगे? तो जब आप डिस्काउंट ग्राहक को देते होंगे, हम अपने ग्राहक को डिस्काउंट देंगे कब? जो हमको पैसा देगा। अरे भाई कैश डिस्काउंट कब मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट को तो लिखते नहीं है। तो कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हमको पैसा देगा तब। जब आप लोग हमको पैसा दोगे तब ना हम डिस्काउंट देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा? पैसा दोगे तो कैश, अगर कैश में दोगे तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे और तुम ही लोग का ना नाम लिखेंगे। तो तुम लोग कौन हो? मेरे कस्टमर हो। अब पूछ के आ रहा है डेबिट की क्रेडिट, ठीक से पढ़ो। क्रेडिट किस में करना चाहिए बताओ, किस में करना चाहिए? कस्टमर में, तो कस्टमर अकाउंट है। अब पूछ देता डेबिट किस में करना चाहिए, तब कहाँ करते हैं? डेबिट में दो हो जाता, कैश और, तो डेबिट पूछता तो दोनों हो जाता, लेकिन डेबिट नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है? क्रेडिट। चलिए ये बताइए, जॉनी ने 5,000 का माल 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टा पर खरीदा, तो क्रय खाते में कितना रुपया डेबिट करेंगे? जॉनी परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, तो परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाई, इसका एंट्री क्या होगा? अगर बताइए जॉनी से खरीदे हैं, वो भी कैश में खरीदे हैं नगद, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट ना हो जाएगा? हाँ या नहीं? तो पूछ रहा है परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे। तो ठीक से समझिएगा, मेरा सामान कितने का था, लिस्ट प्राइस कितना था? लिस्ट प्राइस था 5,000। सबसे पहले क्या माइनस होता है इसमें? टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट? तो 5,000 का 20% निकालोगे तो 1,000 आएगा। तो 5,000 का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 1,000। तो बचेगा कितना? 4,000। अब 4,000 में यहाँ पे सीडी निकालो, बोले कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? तो 5% किसका? 4,000 का ना। तो 4,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 200। तो यहाँ कितना होगा? समझ आया? तो पूछ रहा है कि परचेज अकाउंट में कितना लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट में लिखेंगे कितना? 4,000। कितना लिखेंगे? 4,000। कैश में लिखेंगे 3,800 और डिस्काउंट में लिखेंगे 200। पूछ रहा है परचेज अकाउंट में कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे परचेज अकाउंट में? 4,000। आधा बचा 3,800 लिख के निकल गया। अरे फाइनल थोड़ी पूछ रहा है, पूछ रहा है परचेज में कितना लिखेंगे। ठीक से समझो क्वेश्चन को, ऐसे ही चकमा देगा। परचेज अकाउंट में कितना लिखेंगे? 4,000। बोलता कैश में कितना लिखेंगे, तब ना 3,800 आता। ये तुम लोग, ये डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब है? पूछ रहे परचेज में कितना लिखेंगे, तो परचेज में 4,000 ना लिखेंगे। बात समझ गया? समझ आया? हो गया, कहानी खत्म। अच्छा मोय मोय हो गया। चलो लिखो इसको। इसीलिए क्वेश्चन को समझना है कि कौन खाते का अमाउंट पूछ रहा है। ज्यादा पढ़ना भी खतरनाक हो गया। तुम लोग ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ लिया ना, इसीलिए दिक्कत हो गया। नहीं तो तुम लोग अगर यहीं तक जानता तो यहीं निकाल के आंसर कर देता। और तुम लोग कैश डिस्काउंट सब पढ़ा है, तो एकदम फाइनल तक कैलकुलेट कर दिया और पूछ रहा है ऊपर का अमाउंट। आपके टेस्ट में ऐसा ही घुमा घुमा क्वेश्चन डालेंगे। बोलो किसी टेस्ट में एकदम पूरा ऐसे ही घुमा फिरा क्वेश्चन डाल दें। कॉमर्शियल अर्थमेटिक वाले में डाला हुआ था, इसमें भी टर्न करके सब ऐसे ही डाल देंगे इस पर। ठीक है, इस बार आप लोगों का टेस्ट जो होगा ना अकाउंट्स का, जबरदस्त होगा। अब सारा टेस्ट में थोड़ा सा टर्न करके क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? तब देखते हैं कि आप लोग सोच सोच कितना पाते हो। ये सब सोचने वाला क्वेश्चन है, जो नहीं सोचेगा वो उड़ जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया? ये सीए फाउंडेशन से। सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन, ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में पूछेगा। बच्चा हल्का देख रहा है ना, हल्का देखता मार देता है कि 2 का बी 3 का सी, ऐसे चढ़ेगा। डेप्थ में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए।
हो गया। अब देखो लिखा है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर विल बी क्रेडिटेड विच अकाउंट। बोलता है कि अगर स्वामी मालिक जो है अपना माल निकालता है अपने लिए तो उसको कौन सा खाते में लिखेंगे। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, मालिक ले रहा है अपने लिए, अब प्रोप्राइटर ले रहा है तो अपने लिए ले रहा होगा। तो मालिक अगर अपने लिए अपने बिजनेस से माल निकालता है तो कौन से खाते को क्रेडिट करेंगे पूछ रहा है। तो इसका एंट्री बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज ना बनेगा। बताओ कौन सा खाता क्रेडिट होगा। परचेज का खाता क्रेडिट होगा। कौन सा खाता क्रेडिट होगा, परचेज का। कहीं कोई दिक्कत है। एंट्री समझो, इसमें पूछता कौन सा खाता डेबिट होगा तो ड्राइंग का डेबिट होगा, क्रेडिट कौन होगा तो परचेज का होगा। कहीं कोई दिक्कत। तो परचेज का खाता इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। थोड़ा ठीक से समझोगे, ट्रायल बैलेंस कब बनता है। आफ्टर बोलता है अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, तलपट का निर्माण कब होता है। चारों में से अब सही जवाब बताओ। बी वाला, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन सब्सिडी बुक। नहीं, आप लोग ट्रायल हमेशा पढ़े हो। किसके बाद पढ़े हो ट्रायल। पहले जर्नल बनाते थे, फिर क्या बनाए थे ट्रायल। जर्नल के बाद क्या बनाए थे, लेजर। लेजर के बाद क्या बनाए थे। तो ट्रायल बनाते किससे थे, लेजर से ना जी। तो लेजर में पोस्टिंग हो जाएगा तब ना ट्रायल बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। जब हम लेजर का पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं तब हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंसेस बनाते हैं। क्या, अच्छा नीचे बैलेंस भी लिखा, रुको तो सी गलत है। नीचे बैलेंस लिखा हुआ दोनों का, सी गलत हो गया। इसका क्या होगा, डी 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 खाते में। हाँ ठीक है। बोलता है कि जब लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं, अब पोस्टिंग करने के बाद उसका बैलेंस निकाल लेते हैं। सीडी बीडी करते थे ना, तो बीडी जब निकाल लेंगे तब ना बनेगा ट्रायल बैलेंस। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अब कंप्लीट हो जाएगा।